क्या ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में एक लीगलाइज्ड गैम्बलिंग की तरह है? जब मार्केट की एक्सपायरी होती है उस दिन टेलीग्राम्स पे, इंस्टा पे काफी ऑप्शंस आने लगते हैं हीरो और जीरो ट्रेड का। अगर मेरे को मार्केट के बारे में इन एंड आउट समझ आता है, मेरे को टेक्निकल पता है, मैं एनालाइज कर पाता हूँ, तो फिर मेरे को आपके साथ सब्सक्रिप्शन की क्या जरूरत है। यूएस और ईरान का वार से आगे चल के क्या इफेक्ट और आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में? क्रूड ऑयल का प्राइस एंड शूट अप, हमारे फॉरेक्स का आउटफ्लो इस पे डिपेंडेंट। अगर हम फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो हमें क्या ईटीएफ में जाना चाहिए या डिजी गोल्ड या डिजी सिल्वर में जाना चाहिए? अगर आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदनी है, तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। ETF इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। क्या सही समय है गोल्ड सिल्वर खरीदने का? सिल्वर जो चल रही है 270 के करीब की चल रही है। गोल्ड का भी जो प्राइस चल रहा है वो अपने हाई से काफी डाउन आ चुका है, तो उसको आप ग्रेजुअली एक SIP के मोड में उसको एक्यूमुलेट करते रह सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक जनरल पब्लिक के लिए क्या बेटर ऑप्शन है? कहाँ जाना चाहिए पब्लिक को? शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि आपके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है, आप कितना टाइम एफर्ट लगा सकते हैं और आपकी कितनी नॉलेज है टेक्निकल। क्या है मोमेंटम ट्रेडिंग, कैसे इसको एनालाइज करें? जिसको स्टॉप लॉस लगाना आ गया, ट्रेल अगर आपको करना आ गया, तो फिर पैसे तो बना ही लेगा। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका पैशन चार्ट पढ़ना है, लेकिन ये केवल चार्ट नहीं पढ़ते हैं, चार्ट के साथ ये डिसिप्लिन, वेल्थ क्रिएशन और मोमेंटम को स्टडी करते हैं। पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट इन्होंने प्रोफेशनली अपना जो शेयर मार्केट की जर्नी है उसमें डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग को ये स्कूल मानते हैं। प्लीज़ वेलकम CA विनीत जैन फ्रॉम वृक्ष। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट बाउंसिंग बैक चैनल। तो माई सेल्फ सी अर्पित पोरवाल। मैं सबसे पहले सर आपके बारे में यही अपने ऑडियंस को सबसे पहले यही बताना, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शेयर मार्केट में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की सर? गुड इवनिंग अर्पित जी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस ब्रॉडकास्ट। जर्नी CA की जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी थी 2008 में जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने, तभी मैंने ये शेयर मार्केट की जो थी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। ट्रेडिंग उस टाइम से ही करते आ रहे थे, बट 2008 से 2020 तक अपनी जो जर्नी रहती थी वो ऑन एंड ऑफ रहती थी, विद स्मॉल कैपिटल रहती थी। जी जी। बहुत न्यूज़ बेस्ड रहती थी। ओके। न्यूज़ बेस में रहती थी, किसी दोस्तों से जो सुन लिया, कुछ जो न्यूज़ चैनल पे पढ़ लिया, न्यूज़पेपर्स में पढ़ लिया, क्योंकि बिज़नेस को पढ़ने की जो हॉबी थी मेरी वो अपने CA डेज़ के इनिशियल पीरियड से ही थी। तो वहाँ से मैं पढ़ता था, करता था, बट ऑन एंड ऑफ रहता था जो शेयर मार्केट का था। बट कोविड की जब आया, तो जब प्रॉपरली अपने डेली रूटीन से आप ऑफ करके जब आप घर पे बैठे, तब आपने एक डिसिप्लिन, मतलब आपको एक थोरोली स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो तब मैंने एक शेयर मार्केट को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू करा। उस पीरियड पे 2020 के पीरियड में पूरा डिटेलिंग में पढ़ा। डिटेलिंग में पढ़ के मैंने समझा कि शेयर मार्केट में जो है, कई बार हम क्या, पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस में रहता था कि न्यूज़ बोलती है तो शेयर न्यूज़ होती है कि शेयर बढ़ेगा, बट वो शेयर बढ़ता नहीं है। उस दिन क्या होता है, उस दिन हल्का सा बढ़ता है और बढ़ने के बाद गिर जाता है। तो हम सब रिटेलर्स एंट्री करते हैं, तो वो हल्का सा प्रॉफिट दिखता है, उसके बाद पता चलता है कि यार वो लॉस हो गया जी। तो वो उस चीज़ को ना बैक ऑफ द माइंड कहीं था। 2020 में जब वो एक समय मिला अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको पढ़ने के बाद मैंने बहुत डिटेल में जाके कई सेवरल बुक्स पढ़ी, रेफ़र करी, तो उस पर पता चला कि जो भी स्टॉक मार्केट है वो न्यूज़ बेस्ड नहीं है। वो न्यूज़ बेस्ड तो हम लोगों को एक्चुअली में एक दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो हमारे तक न्यूज़ को लाया जाता है। बट एक्चुअली जो शेयर मार्केट है वो न्यूज़ से पहले ही बहुत कुछ उसमें चार्ट में आने लगता है। तो अगर आप सिग्नल्स देने लगता है, अगर आप उस चार्ट को पढ़ते हैं, तो बस उसी चार्ट को पढ़ना एक हॉबी बनाया जी। उसको समझा, सीखा, डिटेल में जाना शुरू करा,
तो और ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़े तो जर्नी काफ़ी बढ़िया रही अच्छा। और वो आपके सामने ही है। अब जैसे आपने बताया कि 2020 से आप फुल टाइम शेयर मार्केट में कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स, और मैंने खुद इंस्टाग्राम्स में रील्स में देखा है कि मैंने 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए बनाए। कुछ इंस्टाग्राम शेयर मार्केट में जो अपना कोर्सेज बेचते हैं, जो ट्रेडर्स अपने आप को बताते हैं, वो कहते हैं कि 10,000 रुपये से हम 1 लाख रुपए 6 महीने में बनवा देंगे। ऐसा पॉसिबल है सर? ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा मार्केट में पैसा ऐसे? सर देखिए, जो शेयर मार्केट है वो भी आप ना एक बिजनेस को समझिए। जी बिजनेस में जब हम उतरते हैं, जब हम बिजनेस करने के लिए आते हैं, जी तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जी। जो हमारी रिटर्न्स हैं, इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ओके। आप जब इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं या कुछ वो मार्केट के बारे में बोलते हैं 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए बनाना, जी तो आपको नहीं लगता कि कुछ हम अनरियलिस्टिक सी बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। इसी ट्रैप में, इसी लालच में, इसी ग्रीड में जी हम सब लोग अपनी ये 10,000 रुपये लगाते हैं और वो ग्रेजुअली 11,000 बनते हैं, 12,000 बनते हैं। हमारा को बहुत अच्छा लगता है कि वो पैसे 11,000 बन गए, 12,000 बन गए, बट वो सडनली हम लोग एक ट्रेड लेते हैं, जो वो बिग ट्रेड लेते हैं उस चक्कर में, और वो ट्रेड हमारा लॉस में जाने लगता है। कैपिटल भी चली जाती फिर वो हमारी रिवेंज कह लें या रिकवरी मोड स्टार्ट होता है। उस कैपिटल को रिकवर करने का मोड होता है, और वो कैपिटल जब हम रिकवर करने के मोड में शुरू करते हैं तो वो कैपिटल तो रिकवर होती नहीं, और प्रॉफिट तक तो पहुंचना दूर की बात होती है जब कैपिटल रिकवर नहीं होती। अल्टीमेटली विल एंड अप ऑन अ जीरो, कि हम उसमें जीरो पे एंड अप करते हैं। मतलब ये कैपिटल भी चली जाती है, हाँ, प्रॉफिट तो बहुत दूर, जो कि आपको पता ही है कि जो सेबी का डेटा बोलता है 90+% पीपल्स ऑप्शन रिटेल्स में लॉस करके होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें एक रियलिस्टिक रखना पड़ता है कि रियलिस्टिक चीज़ें और रियलिस्टिक गोल्स हमारे सामने होने चाहिए। अगर ऐसा ही होता, अगर इतनी एक्सपीडियस मतलब ड्रास्टिक रिटर्न्स होती तो फिर धीरू भाई मुकेश अंबानी अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगा देते। यस ठीक है, वो अपना धंधा क्यों करते? अब जैसे आज की डेट में, पुराने ज़माने में बहुत मैनिपुलेशंस हुए शेयर मार्केट में। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, उसके बाद केतन पारिक का स्कैम हुआ। क्या आज की डेट में भी सर ऐसे ओल्ड टाइम्स वाले मैनिपुलेशंस होते हैं शेयर मार्केट में, या मार्केट फेयरली ट्रेड होता है आज की डेट में? सेबी इतना सशक्त है कि वो मार्केट को फेयरली ट्रेड करता है? देखिए, जो अगर आप 94, 95 जो सारी स्कैम्स की और जो मार्केट में प्रॉब्लम्स है उसकी बात करते हैं, तो उस टाइम से आज अगर हम यहाँ पे पिछले 30 साल की जर्नी सेबी की देखें, तो सेबी ने अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं, कंट्रोल्स हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं और बहुत प्रॉपरली मैनेज कर दिए हैं, मेंटेन करते हैं। और जो मार्केट का साइज़ उस टाइम पे हमारा हुआ करता था और आज जो 30 साल बाद मार्केट का साइज़ है वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली मल्टीफोल्ड हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में कुछ चीज़ें होती हों और उस चीज़ को रेगुलर सेबी वॉच करता है, उसको एनालाइज करता है, और अभी डेटा को एनालाइज करके सेबी कई कंपनीज को नोटिस भी भेजता है। तो डीलिस्टिंग्स भी, हाँ, तो इसीलिए क्या है, सेबी इस चीज़ों पे काफ़ी वर्क करता है और वर्क करके मतलब समय समय पर अगर आप देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो वो समय समय पर सेबी उस चीज़ को अर्थ आउट करता रहता है और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। बिल्कुल सर। काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट की बात की। अब बहुत गवर्नमेंट पिछली काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फ़ंड को बहुत प्रमोट कर रही है सर। म्यूचुअल फ़ंड सही है, एडवर्टीज़मेंट भी आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी ऐड करते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड और शेयर मार्केट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक जनरल पब्लिक के लिए क्या बेटर ऑप्शन है, कहाँ जाना चाहिए पब्लिक को? देखिए, दो एक अलग अलग प्रोडक्ट हैं जी। अगर हम जब शेयर मार्केट की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जी। एक जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, गाड़ी ड्राइव के लिए दो ऑप्शन होते हैं, आप खुद गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ठीक है, या एक हम शॉफर ड्रिवन गाड़ी को या तो ड्राइवर से ड्राइव करवाते हैं, या ओला ऊबर आजकल ये जो कंपनीज आ गई हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम किस लिए करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस जब खुद हम ड्राइव करते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि हमारे पास समय है, हम उस पर उस
कार्य उस पर फोकस कर सकते हैं पूरा का पूरा, Driving. अपनी 100% अटेंशन वो ड्राइविंग पे दे सकते जी। हैं। तो हम कार को खुद ड्राइव करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि हमें कोई टैक्सी हायर करी या हमने कोई ड्राइवर हायर करा, ड्राइवर की सर्विसेज हमने ली, तो इसका मतलब है कि हमारे पास या तो टाइम की स्केर्सिटी है या मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है हाँ ड्राइव करने से। यस, तो यही सेम कॉन्सेप्ट मेरा शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड पे लगता है, जी। ठीक है। जो म्यूचुअल फंड की जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो टीम बैठी है, दे आर 100% जॉब, उनका 100% वर्क इज एनालाइजिंग द शेयर मार्केट डे इन डे आउट 24/7। और उनमें बहुत एक्सपर्ट लेवल पे बैठे होते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर ट्रैक कर रहे होते हैं, आपका पर्टिकुलर कंपनी को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज म्यूचुअल फंड ऐसी हैं जो कुछ सेक्टर में भी स्पेसिफिक टीम बैठी होती है, वो कंपनी को, टॉप कंपनीज को ट्रैक कर रही होती हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको शेयर मार्केट को एज अ सेकंड उस पर रखना चाहते हैं और आपको सिर्फ आपका फोकस सिर्फ अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन है, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। अब आप ऐसा तो नहीं करते ना कि डॉक्टर का काम अपने हाथ से खुद करने लगते हैं। नहीं, सही बात है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि आपके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है, आप कितना टाइम एफर्ट लगा सकते हैं और आपकी कितनी नॉलेज है टेक्निकल उस पर। शेयर मार्केट, हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल आप देखोगे यूनिवेस्ट है, मतलब बहुत सारे लिक्विड हैं, मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को, इंस्टाग्राम पे आपको एड्स देखने को मिलते हैं कि जी हम ऑप्शन की डेली 2-3 कॉल्स देते हैं। टेलीग्राम में आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल्स, सेंसेक्स की कॉल्स मिलती हैं। तो और शेयर मार्केट जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना, तो एक रिस्क डिस्क्लोजर आता है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल मेक लॉस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में एक लीगलाइज गैम्बलिंग की तरह है इंडियन स्टॉक मार्केट में, या इसका क्या इफ़ेक्ट है? बहुत लोग पैसा सर लूज़ करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप भी हैं, आपके पास ITR आते होंगे, मैंने देखा सर 50-50 लाख रुपए के एक साल में लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस बुक करते हैं सर। बिल्कुल सही पूछा आपने अर्पित जी। इसमें क्या होता है, जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन अपने आप में ना बहुत लिक्विडेटिव लगता है। हम पीछे जाके देखते हैं कि हमारा 1 रुपये की कॉल, 1 रुपये की पुट की जो वैल्यू थी, समटाइम्स इट बिकम्स 0 to 0। हाँ, वो 100 रुपीज़ की बन गई, 10 रुपीज़ की बन गई, 15 रुपीज़ की बन गई। वो उस टाइम पे जब मार्केट की एक्सपायरी होती है उस दिन बहुत लोग एक्टिव हो जाते हैं जी। और बहुत टेलीग्राम्स पे, इंस्टा पे काफ़ी ऑप्शंस आने लगते हैं हीरो और जीरो ट्रेड का, ठीक है। तो इस पे अगर आप, मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप नॉलेज बेस के साथ कर रहे हैं, आप अपनी पूरी स्टडी करके कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशंस को हेज करके कर रहे हैं, तो वो आपको गैमलिंग नहीं कहलाएगी। तब आप गैमलिंग नहीं कर रहे हैं, तब आप रिसर्च बेस, स्टडी बेस आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उस पर वर्क कर रहे हैं। बट अगर आपने फिर वही करा कि आपने किसी से सुना, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया या टेलीग्राम के चैनल पे आपने लिख लिया, तो उसके बेसिस पे अगर आपने कर लिया तो इसको हम गैमलिंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम दूसरे के, अगर एक चीज़ सोचिए ना, अगर वो टेलीग्राम के चैनल वाले अगर आपको 1 रुपये का 10 रुपये बोल सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप और हम 1 रुपये, अगर आपको ऐसी चीज़ कल एक ऐसा जैकपॉट आपके हाथ में लग जाता है, तो आप 1 लाख रुपए लगा के सीधा 10 लाख रुपए लेके क्यों नहीं उठते हो डेली? सही बात। फिर आपको किसी टेलीग्राम पे डालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत सर। तो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों रिस्क है सर। हाँ, तो वही चीज़ है कि पहले अब आपको ना हर चीज़, ये चीज़ माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि वो मेरे तक वो आ क्यों रहा है, वो न्यूज़ आ रही है या वो जो कॉल्स मेरे पास आ रही हैं, तो वो मेरे पास क्यों आ रही है, उसका उसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं सर। हाँ, वही मेरे को सर समझना है ना कि अगर मेरे को आपके साथ एक छोटी सी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लेने से, उससे ज़्यादा तो मेरा मार्केट में पैसा बन जाएगा अगर मेरे को मार्केट के बारे में इन एंड आउट समझ आता है, मेरे को टेक्निकल पता है चीज़ें, अगर मैं एनालाइज कर पाता हूँ, तो फिर मेरे को
तो आपके साथ सब्सक्रिप्शन की क्या ज़रूरत है उस पर। सही बात। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ABCD नाम का पर्सन आपके पास आता है, वो ग्रुप्स चलते हैं, बिल्कुल। उसमें किसी की पर्टिकुलर की कोई गुडविल तो बन नहीं रही, नहीं, किसी का नाम भी नहीं आ रहा। नहीं। तो हमें अपने क्वेश्चन में ना एक वाई क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा अपने माइंड में कि यार ये इस पर्सन का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, ये जीरो वाली, और उसकी कोई नाम, उसका कोई फेम, उसकी कोई आपके अपने क्लोज सर्कल में आ रहा है, CA सर्कल में कुछ आपके फ्रेंड्स अगर शेयर कर रहे हैं तो एक समझ में आ रहा है कि ठीक है यार उसका एक थोड़ा सा नाम है, फेम है हो रहा है। बट अगर कोई अननोन पर्सन जिससे अनोनिमस अगर वो दे रहा है आपको, तो उसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब कुछ तो रह रहा होगा ना, वो आपको क्यों बेनिफिट करने जा रहा है। सही बात है सर। अब जैसे हमने ऑप्शंस की बात करी, तो हम बहुत से लोगों का हम पोर्टफोलियो देखते हैं, आपने भी पॉइंट आउट किया, आपने भी बताया कि एक पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, मीन्स 100, 50, 70, बहुत सारे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल स्टॉक्स होने चाहिए। तो आपके हिसाब से एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? क्या मल्टीपल स्टॉक्स से रिस्क डाइवर्सिफाई होता है? जैसे कि हम सुनते हैं कि सारे संतरे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो क्या ये पॉलिसी शेयर मार्केट में चलती है कि सारे संतरे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, या फिर हमें स्पेशलाइज टारगेट स्टॉक, पोटेंशियल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनमें पैसा लगाना चाहिए? सर इसमें बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक अपने CA फ्रेंड हैं, उनका काफ़ी अच्छे अमाउंट का पोर्टफोलियो था, बट जब उन्होंने मेरे ऑफिस में थे और वो बैठ के उनका पोर्टफोलियो जब एनालाइज करा, उनके पोर्टफोलियो में मतलब 100 से ऊपर शेयर थे, 100 से ऊपर शेयर थे, और उनकी एक स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए थी। अच्छा। और अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 70-80 हज़ार रुपये की मैक्सिमम एक एवरेज इन्वेस्टमेंट थी। मिनिमम 10,000 से स्टार्ट था, 5,000 से भी कुछ शेयर में थी। तो अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा अगर इस आपका कोई भी एक स्टॉक जिसमें आपने, लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ कि 2 लाख रुपए वाला शेयर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1x हो गया, वो आपका मल्टी बैगर बन गया। ठीक है जी, मल्टी बैगर में 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 2 टाइम्स हो गया, तो आपके इतने बड़े पोर्टफोलियो में ठीक है आपको क्या जो रिटर्न आएगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई? 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए है, तो 2% तो कोई नहीं आई। नहीं। तो हमारा जो पोर्टफोलियो का साइज़ है, तो हमें उसके हिसाब से जो स्टॉक्स हैं, मैं जो आइडियली बिलीव करता हूँ और जो फॉलो करता हूँ उसमें, कि हमारे पास जो भी मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ है, जो मैंने कैपिटल डिप्लॉय कर रखी है इनटू द शेयर मार्केट, डायरेक्ट मोड में मैंने जो भी कर रखी है या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में भी कर रखी है, तो वो ऐसा ना हो कि मेरे जो स्टॉक हैं वो इतने पोर्टफोलियो का 1% और 2% से ऊपर है ही नहीं। अच्छा, इंडिविजुअल शेयर एटलीस्ट, मतलब कुछ एक पोर्शन, हैवी पोर्शन, एक इंडेक्स भी अगर आप देखो, तो अगर आप बैंक निफ्टी भी देखो तो HDFC शेयर का एक वेटेज है, तो आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में उस स्टॉक का कुछ वेटेज तो होना चाहिए कि अगर वो कल को चले, आपकी डायरेक्शन में आए, रिटर्न्स आए, तो आपके कुछ मतलब वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून तो कुछ बने, कुछ किस्मत तो उससे बदले। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब हमारे पड़ोस में सर US और ईरान का वार चल रहा है सर बहुत दिन से, तो और काफ़ी गैस के प्राइसेस को लेके, ऑयल के प्राइसेस को लेके बहुत उथल पुथल मची हुई है सर देश में। मोदी जी भी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, बहुत सारी अपील PM ने देश की जनता से की। इस वार से सर हमारे देश के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और आगे चल के क्या इफ़ेक्ट और आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आने वाला है सर? देखिए, जब भी कोई कहते हैं कि जो क्राइसिस आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें दोनों चीज़ें रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आती हैं और प्रॉब्लम्स भी लेकर आती हैं जी। तो ये जो अभी जो अपफ्रंट दिख रही है, जो US और ईरान का, इज़राइल ये जो वॉर चल रहा है अपना, तो इस वॉर से एक अपफ्रंट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो ऑयल का, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, क्रूड ऑयल का प्राइस एंड शूट अप, बिल्कुल शूट अप ड्रास्टिकली, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में क्रूड का जो एक रोल है,
क्रूड का रोल बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो इंडियन इकनॉमी में बहुत सारी चीज़ें, इंडियन इकनॉमी बहुत सारी तरीके से इस पे क्रूड की प्राइजेस पे, क्रूड पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। हमारे फॉरेक्स का आउटफ्लो इस पे डिपेंडेंट जी। इस पे है, फॉरेक्स का आउटफ्लो इससे डिपेंडेंट है। तो ये तो कुछ चीज़ें जो हैं जो रिस्क एमर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। और दूसरा अगर बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो इसमें हमारी कुछ जो निकल कर आनी चाहिए या निकल कर आ सकती हैं, तो फिर हमारा फोकस जो थोड़ा सा बीच में लूज़ हुआ था मेड इन इंडिया का, ठीक है, कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने का, कि जिससे कि हम उसको जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट की जगह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने। लाइक यू हैव सीन थाईलैंड कैसे, ताइवान कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करके उसने हमारी मार्केट कैप को क्रॉस करा है। तो उस तरीके से हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेंगे। कुछ होपफुल है कि जो गवर्नमेंट के साथ मिलके और गवर्नमेंट के अंडर उसमें कुछ कंपनियां ग्लोबल कंपनियां बन के अमर्ज होंगी। जब ग्लोबल कंपनियां अमर्ज होंगी तो हमारा फॉरेन रिजर्व्स फिर वहाँ से सुधरेगा। आजकल हम सर इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया इस पे ये भी देखते हैं, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि निफ्टी खुलने से पहले ही वो निफ्टी कैसे आज बिहेव करेगी वो बता देते हैं, तो भविष्यवाणी करते हैं सर। तो क्या एस्ट्रोलॉजी चलती है सर स्टॉक मार्केट में? कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो बता दे कि आज निफ्टी कैसे जाएगी, कैसे क्लोज होगी, दिन भर कैसे बिहेव करेगी, सेंसेक्स कैसे बिहेव करेगा? क्या हम स्टॉक मार्केट को एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं? या कोई इंसान ऐसा है जो बता दे एक साल बाद इतना सिल्वर इतने रेट पे जाएगा, मतलब जो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो ही स्टॉक मार्केट को लेकर प्रेडिक्शन करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रह नक्षत्रों से पता चल सके स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगा? सर देखो, मैं तो फॉलो नहीं करता जी कि एस्ट्रोलॉजी से, हाँ, मगर डेटा को पढ़ के, डेटा को एनालाइज करके, चार्ट्स की रीडिंग करके आपको मूवमेंट्स का पता चलता है कि कहाँ हमारी मार्केट जा सकती है, अभी नियर टर्म में कहाँ जा सकती है, क्या ब्रेकआउट्स आए हैं, टेक्निकल क्या बोल रहा है। बट आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो मैं पर्सनल लेवल पे तो इस चीज़ को फॉलो बिल्कुल नहीं करता कि, बट हाँ कुछ लोग करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें करते हैं अपने ट्रेड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो इसमें भी हो सकता है वो। जैसे बहुत सारे शेयर्स हैं सर हमारे स्टॉक मार्केट में, काफ़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, तो एक मल्टी बैगर शेयर है, आपने पहले भी चर्चा की इसके बारे में। तो एक आम आदमी लेमैन है, उसको मल्टी बैगर अगर एनालाइज करना है तो वो क्या क्या चीज़ें देखे, कैसे एनालाइज करें सर कि ये पोटेंशियल इसके अंदर है, आगे चल के ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? देखो, बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा कि हर कोई उसकी सर्च में रहता है कि हमारा कोई स्टॉक मल्टी बैगर की लिस्ट में आए। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सारे हैं, इन लोगों ने टाइमली एक मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करा, मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करके और वो इन्वेस्टमेंट को उनको मल्टीप्लाई करा और उसमें वो बैठे रहे, प्रॉपरली बैठे रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ना अपने आसपास से ही अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे उन्होंने उस टाइम पे आइडेंटिफाई करा कि जो हमारा ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का बिजनेस है, तो ये सारा ना उस टाइम पे सारा अनऑर्गेनाइज था। तो एक कंपनी आ रही है जो कंपनी इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने जा रही है, ऑर्गेनाइज करने जा रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने एक विजन, उस कंपनी ने एक विजन दिखाया, पोटेंशियल दिखाया, तो अब उसको उन्होंने रेगुलरली उनको वो समझ आया कि हाँ, ये कंपनी एक अगर सक्सेसफुल रही, अगर इसने इस अनऑर्गेनाइज जो मेरा पूरा माहौल है अभी, ठीक है, उस अनऑर्गेनाइज को अगर उसने ऑर्गेनाइज कर पाई अगर लंबे समय में, तो इट कैन बी अ मल्टी बैगर। ठीक है, तो एक हो गया मेरा विजन, मैंने उसको विजन को देखा, उस कंपनी के विजन के साथ मैंने अलाइन करा, हाँ मेरे को समझ में आया। उसके बाद मैं फिर, मगर कॉन्टीन्यूअस आप अगर देखेंगे तो वो हर कॉन्टीन्यूअस
जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती थी, रिजल्ट्स होते थे, मैनेजमेंट के कंपनी के जो भी स्टेप्स होते थे, एक्शंस होते थे, उसको ट्रैक करते थे, रेगुलर बेसिस पे उनको फॉलो करते थे। तो हमें भी ना ये जो मल्टी बैगर्स है ना, ये कहीं कोई आसमान से प्रेडिक्शन नहीं होंगी, ये हमें अपने आसपास में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे अभी अगर आप देखें कि एक डिफेंस है, पूरी की पूरी वर्ल्ड का जो फोकस है वो डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पे बन गया है, करेक्ट। तो अब जब हम कह रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पे बन गया है, ठीक है, आज की तारीख में अब हमारे सामने अभी रिसेंट पास्ट में इतनी सारी कंट्रीज़ में आपस में लड़ाई हुई, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे हुआ, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि कहीं कोई सोल्जर्स जाके सोल्जर टू सोल्जर 1-on-1 लड़ाई हो रही है, सब उसका हो गया। इक्विपमेंट्स का, डिफेंस इक्विपमेंट जिसके जितने पावरफुल हैं, जिसके पास जितना इक्विपमेंट है, वो अपना अपर पोजीशन पे आएगा। तो ये हमें ना अपॉर्चुनिटीज़ आसपास, ये आपको कहीं ऐसे नहीं होगा कि अचानक से प्रिडिक्शन होगी या कोई बताएगा। तो मैं इस पे बहुत क्लियर कहता हूँ कि आपको अपने आसपास जो अपने आइज़ हैं, ईयर्स हैं, आपको बस खुले रखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो किसी एमर्जिंग पॉइंट पे, लेट्स से कि कल को कोई चिप बनाने की कंपनी इंडिया में आ जाती है, या कल को हमारी कोई एक आईटी कंपनी उठ के कोई एआई पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है, ठीक है, कोई छोटी सी कंपनी हो सकता है वो एक आज 100 करोड़ की कंपनी हो, जो पहले कभी इन्फोसिस रही थी। तो उस तरीके की वो हमें बहुत अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जैसे एक परप्लेक्सिटी आया था, ठीक है, तो वो हमें अपने आसपास एक इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी कंपनी तो नहीं आ रही जो एक कोई नया बिजनेस लेकर आ रही हो, कोई नई थॉट लेकर आ रही हो, किसी अनऑर्गेनाइज मार्केट को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है। जैसे अभी एक इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, अगर आप और हम सब जानते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी, हम कभी भी हमारे फादर को इंश्योरेंस करनी होती थी तो वो अपनी किसी लोकल पर्सन को बुलाते थे, अपने जान पहचान वाले पर्सन को बुलाते थे और उनसे इंश्योरेंस कर लेते थे और डिस्कस करा उनसे, एक बारी शाम को आराम से बैठे, सारी चीज़ें समझी और उनसे इंश्योरेंस करा ली। कितनी बड़ी मार्केट है वो, अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अब इनमें कुछ कंपनियां आई हैं, आपके मोबाइल पे, सबके मोबाइलों पे वो कुछ आपको, हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जो कितना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जब उसको वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं तो आपको यही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। और फिर उन कंपनीज को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो एक दिन की जर्नी नहीं होती एक मल्टी बैगर बनने का। एक मल्टी बैगर की जर्नी वो आइडेंटिफिकेशन से लेके उसके साथ की पूरा सफ़र होता है कि वो कंपनी कब क्या एक्शन ले रही है। अब आप देखिए आज की तारीख में इंश्योरेंस, अगर हम कोविड से पहले की बात करते हैं तो आप और हम लोग बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस के लिए अवेयर ही नहीं होते थे। नहीं था इंडिया, हम लोगों को लगता था कि नहीं, कौन बीमार पड़ेगा, हाँ, कौन बीमार पड़ता है, किसकी होती है, किसको इंश्योरेंस चाहिए होती है। बट सडनली दिस बिजनेस, दिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो आई वो मल्टीफोल्ड्स हो गई, वो उसकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई है, इंडस्ट्री ने ड्रास्टिक चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें हमें अपने आसपास से ही एमर्ज होती हैं। और फिर अपॉर्चुनिटी दूसरों से पहले ग्रैब करनी है तो वो मल्टी बैगर हाँ, तो फिर वो हमें बस उसको, और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बार ही कर लिया और फिर आप उसको लगा के रैबिट की तरीके से सो गए, नहीं, आपको उसको रेगुलर इंटरवल पे का। इसीलिए तो हमारे जो कंपनीज के रिजल्ट हैं, हमें एक बार ही सोचना पड़ेगा ना कि वो कंपनी के रिजल्ट सेबी ने कुछ तो सोच के बनाया होगा ना कि 3 मंथ्स में क्यों पब्लिश होते हैं लिस्टेड कंपनी के रिजल्ट्स। इसी तरीके से एक आपको पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद उसको ट्रैक करना, प्रॉपरली ट्रैक करना कि वो कंपनी की कैसे जा रही है, क्या मूवमेंट हो रही है। तो हो सकता है हमें फिर धीरे धीरे उसमें हो सकता है मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता चला जाऊँ कि जब वो, अब गोल्ड लोन, अगर आज हम बात करते हैं तो गोल्ड लोन पहले इस अनऑर्गेनाइज, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था। आज कंपनियां आ गई जो उसको ऑर्गेनाइज बना दिया है, मोर ऑथेंटिक बना दिया है।
ट्रांसपेरेंसी आ गई है। नहीं सर, अब जैसे एक इंसान का पोर्टफोलियो, एक लोग अपना पैसा कमाते हैं फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग असेट्स में, तो आपके हिसाब से जैसे प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, कैश है, इन सबका मिल के एक पोर्टफोलियो बनता है एक इंसान का, तो क्या आइडियल रेशियो होना चाहिए अलग अलग असेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट या अपना फंड्स पार करने का? देखिए इसमें क्या है, इसमें सबकी अपनी अलग अलग सोच रहती है जी। इसमें हर कोई अपने तरीके से रिस्क लेता है, बट जो मैं अपने लिए उचित समझ पाया हूँ, उचित करता हूँ, तो मैंने अपनी इन असेट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स एंड कैश फॉर इमीडिएट नीड्स के लिए कैश। तो मैं इसको 20/100 का फॉर्मूला लगाता हूँ हर असेट्स के लिए। फिर 20/100 का एक फॉर्मूला लगाया। किसी भी दिन ऐसा ना हो कि आपको किसी चीज़ में आप ना ओवर लिवरेज या ओवर रिस्क ना ले लो। अगर आपके पास 1 रुपया है तो यू शुड इन्वेस्ट इक्वली इन दिस 5 पार्ट्स। ऐसा ना हो कि आप खाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, तो जब प्रॉपर्टी चलेगी या प्रॉपर्टी में आएगा आपका जो प्राइस अप्रिसिएशन आएगा तभी पैसे कमा पाओगे। तो आपको मैं हमेशा मतलब अपना रेशो को उसमें पार्ट्स में इक्वली वो मैनेज करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। कहीं पे भी कुछ नॉर्मलाइज होता है, रेशो बिगड़ता है, तो फिर उसको कंपनसेट हो जाता है दूसरे हाँ कि कहीं ना कहीं कोई असेट्स क्लास से वो चेंज आता रहता है। तो आजकल जैसे जेनजीज बच्चे हैं और भी लोग हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनको बहुत फास्ट पेस्ड मनी चाहिए, तो वो ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग। तो हमने वैसे पहले भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करी, तो आपको अगर कोई आदमी ट्रेडिंग करना चाहे या इन्वेस्टिंग करना चाहे, क्या बेस्ट है? और अगर करना भी चाहे, अगर ट्रेडिंग भी करता है, तो उसको क्या क्या तैयारी करके ही इस समुंदर में उतरना चाहिए शेयर मार्केट में? देखिए तैयारी तो ऑब्वियसली अगर आपको कहीं पे भी, जैसे अगर आपको कार चलाना सीखना है, कार चलाने के लिए रोड पे उतरना है, तो आपको पहले ड्राइविंग स्कूल से या किसी खुले मैदान में आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है। वो सिर्फ एक आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मुझे कार चलानी आ गई है, बट एक्चुअल जो टेस्टिंग होती है तो वो एक्चुअल टेस्टिंग तो रोड पे ही होती है, क्योंकि वो एक ऐड आता है ना कि रोड्स आर फुल ऑफ तो बात है। और कभी कभी आप पहाड़ों पे चले गए तो और कठिन रोड हो गई। हाँ, तो वो एक्चुअल तो आपको रोड पे चलने पे ही पता चलता है, सिनेरियो पता चलेगा हाँ, कि कोई इधर से भी आ सकता है, हाँ कोई कहीं से भी आ सकता है, तो वो तो टेस्टिंग तभी होती है। तो इसमें एक चीज़ है कि आपको अगर कुछ वो करना है तो आपको सबसे पहले लर्निंग और एजुकेशन, उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के बाद फिर आप जो जाना है, ठीक है, ट्रेडिंग करना या मतलब ऑप्शन करना, फ्यूचर करना, ये देखा जाए तो एक रिस्की भी है, काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो वो हर महीने जीरो सम गेम हो जाता है। आपने जो पैसा लगाया तो वो बनेगा या वो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर है कि अगर वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो वो कुछ भी लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। तो हमें और हमारे सब दोस्तों को ये पता ही होगा कि जब हम पेपर ट्रेड करते हैं ना तो हम बहुत अच्छा रिटर्न बना रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया रिटर्न बन रहा होता है, तो हमें लगता है यार हम तो कल ही जब आएंगे तो तोड़फाड़ कर देंगे पूरी शेयर मार्केट में, तो हम बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करेंगे। बट जब जैसे ही हम मार्केट में उतरते हैं, एक्चुअल पोजीशन को एंटर करते हैं, तो तब हमारी रिटर्न बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुकी होती है जी। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ऐसा क्यों है सर? पेपर ट्रेड और वही इंसान पेपर ट्रेड पे वो प्रॉफिट कर रहा है और वो रियल मार्केट में आते ही लॉस, क्या सेंटिमेंट्स की वजह से? सर यहाँ पे जो मेन प्ले होता है ना, यहाँ पे फिर उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजी। जब आप ट्रेड पे एक पढ़कर आप आ गए, ठीक है, पढ़कर आने के बाद जब हम पेपर देने जाते हैं, ठीक है, जब 3 घंटे का पेपर होता है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है, तो ये वही साइकोलॉजी है
कि हमें जब ट्रेड हो रहा है तो हमें कितने % का लॉस करना है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये लॉस तो कोई बात नहीं, अभी प्रॉफिट में ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जो लॉस आ रहा है। अच्छा, हम मतलब एक स्टॉक डिसिप्लिन लॉस से तो हम शादी कर लेते हैं और प्रॉफिट से ब्रेकअप कर लेते हैं। प्रॉफिट से ब्रेकअप कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट तो बस इससे ऊपर क्या जाएगा। तो एक बहुत प्यारी टर्म है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, क्या होता है कई भी हमारा, जैसे हम स्टॉक पकड़ते हैं, स्टॉक आया अपनी इसमें, जैसे मैं मोमेंटम ट्रेडिंग जो करता हूँ, तो मोमेंटम ट्रेडिंग में कोई स्टॉक चला, ठीक है, अगर कोई स्टॉक अपने लेने के बाद एक डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू करा, उसने 5%, 10%, 20% ऐसे प्रॉफिट देना शुरू करा, तो हमें सबसे पहले तो ट्रेड में जब हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उस एंटर के टाइम पे हमारे माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रेड के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या है। और वो खाली ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे माइंड में है, वो एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। वो हाथ किया जैसे तब ट्रेड एंटर हो ना, जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो वो ट्रेड में हाथ किया लगा होना चाहिए। लगा दीजिए, लगा दीजिए। TPSL। हाँ, तो वो हमने लगा दिया, ठीक है जी। अब हमने लगा दिया, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म है शेयर उसमें, ट्रेलिंग एसएल जी, ठीक है, जिसको मैं बहुत रिगरेसली और रिलीजियसली फॉलो करता हूँ कि अगर मेरी ट्रेड 10% प्रॉफिट में आ जाती है तो मैं एटलीस्ट वो जो मैंने 10% का, अगर मैंने 5% का 10% का जो एसएल लगाया था, जो भी परसेंटेज मूव कर लें, वो हम उसको ग्रेजुअली अपनी मूव तो कर लें। सही बात है। मतलब 100 रुपये का स्टॉक है, वो 110 हो गया, पहले आपका स्टॉप लॉस 90 था, तो अब आपने स्टॉप लॉस 100 कर लिया। 100 कर, मैं अपनी कैपिटल सबसे पहला सेव करिए। देखो, हम सबसे पहले हमारा धर्म बनता है अपनी कैपिटल को बचाना। कैपिटल बचेगी तो फिर प्रॉफिट बनेगा, तो फिर तो हम इस ट्रेड में नहीं तो अगले में कर लेंगे। और अगर जब 10% आ गया तो एक बिजनेस मैन की तरीके से यार उसमें से एटलीस्ट ये तो कर लेंगे, अब 2% तो मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, 2% 3% तो मैं लेके जाऊंगा, अब कोई बात नहीं, अब हो गया, ग्रीड छोड़ दे। हाँ, नहीं, वो जो 10% का है वो तो सर अभी 20 जाएगा, 30 जाएगा, फिर वो उल्टा चलने लगता है, अरे वो तो ये सिर्फ क्या है, अभी वैसे ही हुआ है, कोई बात नहीं, अभी रिकवर कर जाएगा। तो वो सडनली मेरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है मेरा, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। हाँ, फिर वो मेरे को, मतलब वो एक कहावत है ना शेयर मार्केट में, तो लॉस से तो हम शादी कर लेते हैं और जो प्रॉफिट है उसको हम फटाफट, वो हम फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की सर मोमेंटम ट्रेडिंग की। मोमेंटम ट्रेडिंग थोड़ा इसके एक्सप्लेन करेंगे सर इसको हमारे ऑडियंस को, सर क्या है मोमेंटम ट्रेडिंग, कैसे इसको एनालाइज, आप कैसे इसको ट्रैक करते हैं? देखो, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग जो है इसको ना हमेशा एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे जब हम बस से कभी ट्रैवल करते थे, आई होप सब ने कभी ना कभी बस से ट्रैवल करा होगा, कहीं ना कहीं बस से ट्रैवल करा होगा, तो हम क्या करते थे कि बस स्टैंड पे ना हल्का सा आगे जाके खड़े हो गए जी, तो जो भी अपनी बस स्टैंड से 3-4 बसेस होती हैं, 3-4 में से 2 बसेस मेरे घर जा रही होंगी, ठीक है, जब 2 बसेस मेरे घर जा रही होंगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव है घर तक पहले पहुंचने का, तो जो बस पहले चलेगी तो उसमें चढ़ जाएंगे और उसमें चढ़ के जब घर का स्टैंड आने वाला होगा उससे थोड़ा सा पहले गेट पे आ जाएंगे ताकि मैं जल्दी उतर जाऊं, जिससे कि हम जल्दी उतर जाएं। तो यही चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, तो यही चीज़ एक मोमेंटम ट्रेडिंग है। जब आप प्राइस एक्शंस और मल्टीपल टेक्निकल पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो स्टॉक है जी, ये स्टॉक अब एक मोमेंटम पकड़ने वाला है, ब्रेकआउट हाँ, ब्रेकआउट आने वाला है, चाहे वो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो, चाहे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो, चाहे शूटिंग स्टार बन रहा हो, चाहे डूजी बन रहा हो, ठीक है, कुछ भी, या वॉल्यूम मतलब ह्यूमंगस वॉल्यूम आ रहा हो, मल्टीपल मतलब पैरामीटर्स पे आ रहा है, ठीक है। तो जब वो ब्रेकआउट आ रहा है जी, तो उस ब्रेकआउट पे हमें विद स्टॉप लॉस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आरपीजी इसमें है, टर्म है पूरे शेयर मार्केट में, स्टॉप लॉस है,
जिसको स्टॉप लॉस लगाना आ गया तो वो पैसे तो बना ही लेगा राजा वो। हाँ, तो आपने उस ट्रेड में करा और उस स्टॉप, मतलब ये तो मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना आ गया, बट उस मैं एक चीज़ और एडिशनल करता हूँ कि ट्रेल करना आ गया। स्टॉप लॉस वो आपका ट्रेल अगर आपको करना आ गया तो फिर आप प्रॉफिट भी साथ साथ उसी ट्रेड में बनाना शुरू कर दोगे। सही बात। तो उस चीज़ को जब आप मोमेंटम को पकड़ते हो, वो किसी भी वजह से आ सकता है कि कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ किसी का सडनली इंटरेस्ट आ रहा है उस शेयर में, चेंज हो रहा है, हाँ, कुछ भी जो भी रीज़न हो रहा है, तो उसमें अपना एंट्री करी विद प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ में, और उसको जब तक वो शेयर चल रहा है अपने टारगेट्स उसमें डिफाइन करे जी, निकाले, और जब से वो टारगेट पे आ गया तो हमें पता होना, जैसे अगर टारगेट 1 हिट कर गया तो मेरे को कुछ क्वांटिटी वहाँ पे डाउन कर देनी है, निकल जाए, फिर T2 के लिए वेट करना है। तो जब मैं T2 पे जाने के लिए, टारगेट 2 पे जाने के लिए वेट करूँगा तो मेरा SL शुड बी टारगेट 1। ओके, SL मेरा टारगेट 1 पे आ जाना चाहिए ना, तो आप लॉस ना करो। लॉस ना करूँ तो मैं प्रॉफिट में आऊँ, अपने आप मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे। सही बात। तो पहले इसमें फिर वही चीज़, पहले पढ़ाई, फिर कमाई, पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आपके आती है वो आती है साइकोलॉजी ट्रेड की। एक सेम ट्रेड पे अगर आप 4 लोगों को देंगे या 10 लोगों को अगर आप सेम ट्रेड पे एक अलग अलग कमरे पे दे देंगे, अलग अलग प्रॉफिट करके निकलेंगे, वो अलग अलग लॉस, हाँ, अलग अलग उस पे निकलेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी है। हर आदमी का रिस्क लेने की कैपेसिटी और जिगरा अलग अलग है। हाँ, उसका सोचने का, जब वो रियल सिनेरियो में जब वो उतरता है, रियल वॉर रूम में उतरता है या रियल ट्रेडिंग पे जब वो बैठता है, करता है, तो वो चीज़ एक्चुअली में फिर वो करती है, प्ले करती है। तो सेम ट्रेड पे, सेम चीज़ पे, जैसे मेरे साथ कुछ CA फ्रेंड्स मेरे कनेक्टेड है, तो हमने अभी एक रिसेंट में अभी एक शेयर डिस्कस करा था ग्रुप में, तो वो शेयर 20% तक के करीब पे भागा, ठीक है, 20% तक वो उसकी चला वो, ठीक है। अब उसमें कुछ लोगों का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं हमने तो, और उसके बाद वो 20% के बाद वो माइनस में आ गया, तो कुछ लोगों का आया कि हमारे को लॉस हो गया, तो हमारे को लॉस दिख रहा है। 20% पे एंट्री ली? नहीं, 20% में नहीं, एंट्री सबने साथ ही ली है लगभग, अच्छा, सबने साथ ली, बट कुछ लोगों ने निकले नहीं, क्योंकि 20% के बाद भी कुछ एक ट्रेल होना चाहिए था ना, कि इतना बुक कर ले प्रॉफिट, 5%, 10%, कुछ तो एक ट्रेल होना चाहिए था ना। कुछ लोगों ने उसको ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोग उस पर अभी बैठे। तो अगर आप सेम ट्रेड 10 डिफरेंट माइंडसेट के पीपल्स को देंगे तो वो डिफरेंट रिजल्ट लेकर आएंगे सेम ट्रेड पे, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा, जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो यहाँ पे फिर आ जाती है बात साइकोलॉजी की, तो फिर वो साइकोलॉजी प्ले करती है आपके उसके लिए। अब सर जो ETFs हैं, हमने देखे हैं कि बहुत सारे ETFs होते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, तो और एक डिजिटल गोल्ड होता है, डिजिटल सिल्वर होता है। तो क्या इनमें से, मतलब जब अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, अगर हम फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो हमें क्या ETFs में जाना चाहिए या डिजी गोल्ड या डिजी सिल्वर में जाना चाहिए? देखिए, ये जो गोल्ड खरीदने का तरीका है, बिल्कुल सही बताया आपने। जो पहले चला करता था फिज़िकल गोल्ड का एक चलता था, जब ये ETF नहीं होते थे। फिजिकल गोल्ड में रिस्क भी है सर। फिज़िकल गोल्ड का एक हमारे जो फादर्स जो करते थे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो वो फिज़िकल फॉर्म में होते थे, तो उस टाइम पे कोई ETF और डिजिटल नहीं आता था। अब आज की तारीख में हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, जैसे ETF का एक ऑप्शन आ गया, डिजिटल गोल्ड का एक ऑप्शन आ गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी पीछे एक स्कीम निकाली थी SGB, तो वो भी एक ऑप्शन था। अब ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो प्राइमरी मार्केट में वो ऑप्शन अब नहीं है, वो सेकेंडरी मार्केट में ही अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें सिंपल कहता हूँ, जो भी स्कीम रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय
आवर रेगुलेटर विच इज़ सेबी। तो हमें उसी प्रोडक्ट में, उसी वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ETF है, ETF इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि आप ये ETF में ही, अगर आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदनी है, तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। तो जो हमारा सिल्वर, अनरेगुलेटेड सेक्टर में ना, हाँ, अनरेगुलेटेड का आपको नहीं पता कि वो आपको कब गवर्नमेंट हाथ खींच ले, कब वो क्या मैनिपुलेशंस हो रही हैं, क्या कंट्रोल्स हैं। जब हमारे पास एक कंट्रोलिंग एजेंसी है सही बात, और वो उसको रेगुलर, जवाबदेही है, हाँ, वो answerable to- आंसरेबल है, तो हमें उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आप ही का है ना। और वो हार्ड अर्न मनी को, जब तक हम कैपिटल को सेव नहीं करेंगे ना, तो हम प्रॉफिट को अर्न करने की बात कर ही नहीं सकते। आप सर जैसे आप बहुत सारा सिल्वर के लिए काफ़ी आप पैशनेट लगते हैं, तो जैसे अगर कोई आदमी है, उसको उसके पास 10 लाख रुपए हैं, वो गोल्ड सिल्वर खरीदना चाहता है, तो उसे कैसे पता करे कि क्या क्या सही समय है गोल्ड सिल्वर खरीदने का, और यहाँ से आप गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, गोल्ड और सिल्वर का जो सही समय है खरीदने का, कैसे एनालाइज जैसे मैं इसको कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे जो आसपास हम जब भी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमारे घर में सब उस पे आता है कि डिस्काउंट लग गया है, ठीक तब है, खरीदते हैं। तब खरीदते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो ये एक बारी 80,000 से चलना शुरू हुआ था पिछले साल, और 4 लाख तक गया था, जी, जी। ठीक है। तब हम एक सब लोग बिल्कुल रेगुलर, मतलब खरीदना चाहते थे एट एनी प्राइस, कि वो चाहे 3.5 लाख पे था, चाहे 3.75 पे, 4 पे, हम सब खरीदना, उसको बाय करना चाह रहे थे। जी। बट अब जब वो 4 लाख से 2.25 लाख और 2.5 लाख आया, ठीक है, गिर के, तब हम में से कोई भी उसको खरीदने की बात ही नहीं करता। हाथ पैर फूल लगने लगे लोगों के। हाँ, आप अभी देखिएगा, जब ये अभी लास्ट अभी जब 2.5 लाख से 3 लाख आया था, फिर लोगों में थोड़ा सा क्रेज़ आने लगा था, जैसे अभी 2-3 दिन रहा था बीच में। तो हम न्यूज़ पे पीछे भागते हैं, हाँ, हम एक वो न्यूज़ के पीछे, ट्रेंड के पीछे भागते हैं। हाँ, वेरेज अगर हम अपने लिए जब ये गुड्स अपनी शॉपिंग करते हैं, तो डिस्काउंट के पीछे भागते हैं कि डिस्काउंट हमारा कब बढ़िया होगा तो हम उसको खरीद लेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये जो गोल्ड सिल्वर, ये ना आपके बकेट में इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। ऐसा ना हो कि आप खाली एक टूवर्ड्स वन एसेट्स क्लास के टूवर्ड्स ही इंक्लाइंड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो सिल्वर हो। तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है करते रहने चाहिए। मेरे हिसाब से सिल्वर एक अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी हमारे पास सिल्वर जो चल रही है 270 के करीब की चल रही है। गोल्ड का भी एक जो प्राइस चल रहा है वो अपने हाई से काफ़ी डाउन आ चुका है। अच्छा, तो उसको आप धीरे से ग्रेजुअली एक SIP के मोड में उसको एक्यूमुलेट करते रह सकते हैं। सिल्वर जो है एक प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का मेटल भी है, सेमीकंडक्टर चिप्स सेम तो भी है। और अभी आपको पता है कि ये जो US और ईरान की जो वॉर हुई है, इसके बाद एनर्जी एक काफ़ी एमर्जिंग टॉपिक निकल कर आ रहा है, रिक्वायरमेंट नीड निकल कर आ रही है। जी। तो इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए जब हम सोलर की तरफ जाएंगे, EV सडनली जो एक EV का प्रोडक्ट था वो दोबारा से फिर वो डिमांड में आने लगा है। तो इसमें एक आपको पता ही है, एक सिल्वर का एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण यूजेस होता है। तो इसमें आप रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ट्रेंड या मोमेंटम के पीछे मत जाइए। हाँ, ट्रेंड और मोमेंटम, ऐसा ना हो कि जब आप वो 4 लाख रुपए जाए तो तब आप फिर से तब आप कहें कि यार ये तो मैंने सॉरी मिस कर दिया, तो आज मैं बाय करने चलता हूँ। वही सिल्वर है जो आप 4 लाख पे खरीदना चाह रहे थे, आज 270 पे मिल रही है। 270 पे मिल रही है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है ना। जैसे कि सर लिस्टिंग आजकल बहुत बड़ा एक चलन है, और आज देखोगे कि
SME IPO के थ्रू बहुत छोटी छोटी कंपनियां, मतलब जो इनिशियल फेज़ में होती हैं, वो भी लिस्टिंग की तरफ जा रही हैं और काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो क्या आपको लगता है कि SME IPO एक नेक्स्ट बिग बबल बन रहा है इंडिया में? SME IPO को लेके सर क्या विचार है आपके? देखिए, SME IPO जो है ना, ये काफ़ी कंपनियां जैसे रीसेंट पास्ट में और रीसेंट डेज में लिस्ट हो रही हैं। जी तो आपको जब भी SME IPOs में इन्वेस्ट करना है, तो आपको उस कंपनी को ना काफ़ी थोरली पहले स्टडी करना है। देखिए, Okay. इसमें दो अप्रोच होती हैं। कुछ जो SME IPO में इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जी। ठीक है। उनका बहुत क्लियर, अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव है तो आप बिल्कुल उस दिन, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपका Square of- ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं लिस्टिंग गेन के लिए, लिस्टिंग डे के लिए जा रहा हूँ बस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SME IPOs को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको कंपनीज़ को ना काफ़ी एज एन ऑडिटर के लेंस से देखना पड़ेगा, उसको डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा, Due diligence। हाँ, ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जो कंपनीज SME IPO है, पिछले 2 साल में कुछ ह्यूज प्रॉफिट आ गए, कुछ ड्रास्टिक सेल्स आने लगी 2 साल में। जैसे अभी मैं एक रिसेंटली एक कंपनी का सुन रहा था जी। अभी, तो उसमें पता चला कि वो लिस्टिंग के ईयर से 1 साल पहले उसमें जो टर्नओवर थी वो 10 टाइम्स हो गई, ओके। उसका प्रॉफिट आ गया। तो वो हमेशा जब भी मार्केट हम जब करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स, रिस्क भी आता है, साथ साथ प्रॉब्लम भी आती है। तो वो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपका माइंड, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ बड़ी कंपनियाँ नहीं निकलेंगी, यहाँ से ज़रूर कुछ बड़ी कंपनियाँ भी निकलेंगी। कुछ बड़े नाम जो IPOs लेकर आए, SME नहीं, मेन बोर्ड में नाम लेकर आए, वो अपने प्राइस से, जो ऑफर प्राइस था उससे 10 टाइम्स डाउन हो गए, 10% पे आ गए। ATM है। हाँ, 10 टाइम्स डाउन आ गए बिल्कुल। तो हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा, एज एन क्योंकि इन्वेस्टर। एज एन इन्वेस्टर कि जिस कंपनी में हम इन कंपनीज में लगा, मैंने अभी आपको पहले भी इसलिए कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ मल्टी बैगर की भी इन्हीं कंपनीज में से निकल कर आएगी, बट वी शुड बी विजिलेंट वाइल इन्वेस्टिंग एंड वेरी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग। समझ गया। अब आजकल तो सर AI का ज़माना है, तो हमारे स्टॉक मार्केट में AI का क्या रोल होगा? कैसे ये चेंज करेगा AI को? क्या ट्रेड ऑटोमेट्स हो जाएंगी? आपको बिना यूज़र, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो जाएगा ट्रेड लेते और स्क्वायर ऑफ करते हुए? क्या चेंजेस आएंगे AI से? AI, देखिए AI क्या है, AI ना अगर आप उसको ड्यूली और मतलब कंट्रोलेबल वे में अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। आज ही मैं भी एक सेमिनार में था, उसमें बहुत सही बात उनकी लगी कि AI, आप ये समझिए, आपका फर्स्ट ईयर का एक आर्टिकल है जिसको ना एक्ट के बारे में, लॉ के बारे में ना बहुत कुछ पता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो आप उससे चीज़ें पूछिए, उसे पता करिए, फिर उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करेंगे और करके एक वाइज डिसीजन जो हो सकता है, जो एक कंट्रोल डिसीजन हो सकता है, वो आपको लेना है। इससे AI से एक जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, तो वो साइकोलॉजी काफ़ी तरीके से कंट्रोल हो सकती है। आप क्या होता है, हम जब हम एल्गो ट्रेड करते हैं या हम कोई ट्रेड अपने रिसर्च के बेस पे लेते हैं, तो समटाइम्स हम मैनुअल जब SL की बात करते हैं, स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो वो हम ना उस टाइम पे जब वो शेयर आता है तो उस टाइम पे साइकोलॉजी एक प्ले करने लगती है कि यार नहीं, ये ना वो बस जस्ट अ मिनट का एक ग्लिम्स, एक मिनट्स का ही मैटर है, उसके बाद ये शेयर ऊपर आ जाएगा, बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो ये, बट फिर वो इवेंचुअली वो ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। तो AI का यूटिलाइजेशन यूज़ इस पे हो सकता है कि हाँ, जब हमने बोल दिया SL जो है, या मुझे SL इस स्पीड पे ट्रेल करना है, जो मैंने फिर ट्रेलिंग SL लगाना है, तो वो मेरे को AI बहुत अच्छे से कर सकता है। मेरे को किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को रिसर्च करना है,
किसी कंपनी की कॉन कॉल को रिसर्च करना है, उसकी न्यूज़ को रिसर्च करना है, तो ये बहुत सारे मैटर्स के लिए मेरे को हेल्प करेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं खत्म। ह्यूमन इंटरवेंशन तो आप डिसीजन आपको लेना पड़ेगा ना उसमें, पर डाटा का एनालिसिस कर सकते हाँ वो जो एनालिसिस के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता था, बहुत, अब हम हैं, उसको टेक्निकल एनालिसिस, कॉन कॉल, फंडामेंटल। अब आप समझिए एआई हमारे को यहाँ तक कि बता सकता है कि ये जो कॉन कॉल में अगर आप पूछेंगे कि जो प्रमोटर्स की जो बॉडी लैंग मतलब जो बोल रहे हैं, तो वो कितना उसमें कितनी सच्चाई मतलब उस टाइप का क्रेडिबिलिटी कितनी है, या उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, बेसिक कितना कितना कॉन्फिडेंस है जब हम बात कर रहा है, जो प्रमोटर अगर वो बात कर रहा है, तो वो एआई आपके उस लेवल तक पे आपको हेल्प कर सकता है। तो बस आपको यूज़ करना है। मैंने आपको बताया ना, देखिए मैं जो बिलीव करता हूँ जो एआई है ना, स्मार्टर पीपल को मोस्ट और स्मार्टर बना देगा, और स्मार्ट बना देगा उसको, और कम्पिटिटिव बना देगा। और जो एवरेज पीपल हैं या जो एक रूटीन का टास्क करने वाले पीपल हैं, उनको एआई से डर लगने लगेगा कि यार ये एआई हमारी वो जो एवरेज थिंकिंग वाला मैन है ना, उसको एक थ्रेट बनेगा। अब इस पे जब हम बैठे होते हैं तो हमारे पास कई बारी क्वेश्चन आता है कि विनीत ये जो आईटी कंपनीज पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा जी। ठीक है, क्या इन्फोसिस जो अपने जो टॉप ऑल टाइम हाई से काफ़ी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई से 50% 40% के नीचे गिर गई हैं, तो क्या ये कंपनियां बिल्कुल वैनिश हो जाएंगी या इनका बिजनेस मॉडल ख़त्म हो जाएगा? तो मेरी अपनी थॉट इसमें है कि ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, ये कंपनियां और प्रोडक्टिव हो जाएंगी। इनके में जो मैं रेगुलर टास्क एक, आप समझिए जब हम आईटी कंपनी की बात करते हैं तो आईटी कंपनी हाँ मोस्टली जो मतलब डिपेंडेंट है, उसकी एक डिपेंडेंसी मैन पावर पर है, वो एआई रिप्लेस कर सकते हैं। और उसकी जो एक रूटीन रेगुलर, जैसे अगर हम बात करते हैं टेस्टिंग करनी है, एक मैंने प्रोडक्ट बनाया किसी कंपनी के लिए, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को डेटा पे टेस्ट करना है, उसके लिए पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम लगती थी टेस्टिंग करने के लिए, डिफरेंट पैरामीटर्स पे टेस्ट करना पड़ता था। आज उस टेस्टिंग को मेरा एआई कर सकता है, मैन पावर कॉस्ट कम हो जाएगी और स्पीडी काम होगा। हाँ, और परफेक्ट काम आएगा। तो मेरे को ये एआई एक बबल मतलब एक थ्रेड जो लोग इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहते उनके लिए बनकर आएगी, बट जो लोग यूज़ करना जानते हैं या सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एआई है ब्लेसिंग्स निकल कर आनी चाहिए, निकल कर आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा, क्या क्रिप्टो रिप्लेस करेगा स्टॉक मार्केट को? सर मैं क्रिप्टो पे बस यही बोलता हूँ कि अगर मेरे पास लास्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, तो भी मैं उस पैसे को क्रिप्टो में नहीं डालूँगा। कारण? क्योंकि मेरे को जिस चीज़ का ओरिजिन ही नहीं पता, जिस चीज़ का यही नहीं पता कि कहाँ से हाँ फंडामेंटल कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कुछ जिस पे कोई कंट्रोल मुझे मतलब हो सकता है होता भी हो, बट मेरी नॉलेज में कोई अंडरलाइंग एसेट, हाँ, तो मैं उस पैसे को लास्ट अपॉर्चुनिटी मतलब लास्ट इन्वेस्टमेंट की अगर होगी, तो मैं उसको इससे बढ़िया पैसे को यूज़ करना, उसको खर्च करना ज़्यादा करूँगा इंस्टेंट ऑफ क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट के। आपने बताया सर स्टॉक मार्केट आपका पैशन था, तो पैशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? सर देखो, मैं पैशन जो है ना, पैशन मेरे लिए ये है कि जब आप पूरी तरीके से थके हुए हों, ठीक है, और या लेट नाइट आप घर आ रहे हो किसी बहुत सारे काम करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, और अगर आपने माइंड में सोच रखा है कि यार ये मेरे को चार्ट देखने का, स्टॉक्स को एनालाइज करने का जब तक नहीं कर लेता, ठीक है, मेरे को नींद नहीं आती, रात को मैं कितने बजे भी घर पे पहुंचूं, तो मुझे उसको
मतलब 10, 20, 50, 100 चार। जिस काम से आपको किक मिल रही है रूटीन वर्क के अलावा। हाँ, मतलब मेरे को थकावट लगती ही नहीं है उसको देखने के लिए, उसको देखते के टाइम नहीं लगती कि यार ये तो कुछ, मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक एनर्जी मिलती है अंदर से, अपने आप एनर्जी आती है। तो मैं तो अब पैशन को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। कई लोगों को जैसे बुलेट से, बाइक से, वो कहते हैं लद्दाख, स्पीति वैली, और वो जो जाते हैं वहाँ से होता है राफ्टिंग करने से स्कूबा डाइविंग करने का पैशन होता है। हाँ, तो आपको एक ये है कि खुशी मिले जिस काम को करके, हाँ, जिससे आप बिल्कुल एनलाइटन हो जाए। हाँ, थकावट मैं, जैसे अगर आप मेरे को कहोगे कि यहाँ से बाइक से लद्दाख चले जाओ, आपको खुशी नहीं होगी, मैं को थकावट ही थकावट लगेगी। सही बात है। कुछ सर रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे सबसे पहला है कि बिग मार्केट लाई यू हैव एवर हर्ड। सर बिग मार्केट लाई मतलब जहाँ पे जब हम बात करते हैं कि नैरेटिव्स, जो एक चीज़ इसमें क्या होता है, नैरेटिव्स उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन से ज़्यादा होने लगता है, फेयर वैल्यू के ऊपर। हाँ, तो हाइप क्रिएट हो रही, तो आप उसको बस राइड करते चले जाओ विद द बहुत नियर वाला स्टॉप लॉस लेके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके करते चले जाओ। कोई एक सेक्टर जो ओवर हाइप लगता है आपको सर? सर ऐसा तो कोई सेक्टर, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, तो इसमें क्या प्रेफर करेंगे सर? मैं तो स्विंग ट्रेडिंग का ही टेक्निकल और मोमेंटम, आप किस? मैं तो, आप पता है, टेक्निकल विद मोमेंटम। तो जैसा कि आप लोगों ने आज का कन्वर्सेशन सुना, पॉडकास्ट सुना, हमारे साथ सी विनीत जैन, क्योंकि वृक्ष एक करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाते हैं। सर वृक्ष के बारे में बताएंगे हमारे ऑडियंस को? सर ये मेरी अपनी कंपनी है, मतलब एक अपना ब्रांड नेम है जिसके अंडर में अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको करता हूँ। तो सर का इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को रीच आउट करना है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गाइडेंस सीखने से लेके, तो सर को रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त सी अर्पित पुरवाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।